हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 में आए ईवीएस के पोर्शन को, और इसके बाद बच जाते हैं हमारे 2019 के जुलाई और दिसंबर के 2 पेपर। उन्हें डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। उसमें हम पहले इम्पोर्टेंट जो मेजर पोर्शन कवर करते हैं वो सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक कुछ बचेंगे उनको डिस्कस करेंगे, और सीडीपी के साथ में ही हम हिंदी भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया। फर्स्ट ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, सेकंड है काकतीय राजवंश, थर्ड है पल्लव राजवंश और फोर्थ है चोल राजवंश। तो आपको बताना है कि जो गोलकोंडा का किला है वह किसने बनवाया। वह बनवाया था काकतीय राजवंश ने। गोलकोंडा किले को 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश ने बनवाया था। गोलकोंडा किला भारत के सबसे शानदार किले परिसर में से एक है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित है। तो किसने बनवाया था गोलकोंडा का किला? ये बनवाया था काकतीय राजवंश ने। तो फर्स्ट का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ग्राम पर ml घनत्व यानी कि डेंसिटी एंड 3 ml आयतन यानी कि वॉल्यूम वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अब आपको यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है और उसका मास पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे मास कैसे आएगा? मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी दी हुई है? 15 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम दी हुई है 3 ml। तो मास कितना आया इसका? मास आया 45 ग्राम। तो सेकंड का होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। आपका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार या फिर द्रव्यमान। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कुछ मैंने दी हुई है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको यहाँ पर ये याद रखना है स्केलर में कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि मास। तो थर्ड का होगा ऑप्शन थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। पारभासी, पारदर्शी, उत्तल या फिर अपारदर्शी। एक ऐसी वस्तु बतानी है जिसमें से प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। तो आप देखिए अब इस इमेज में कि ये जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये है वुड, और ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी कि अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है। इसमें से प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि जो अपारदर्शी वस्तु होती है उसमें से प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन फोर्थ। फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका आया था सीटेट दिसंबर 2018 में, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, तो इसका आपको सभी को नंबर मिला होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ कि एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है तापमान, सतह क्षेत्र, भार या फिर दाब। तो जो विघटन दर होती है किसी विलय की वो किस पर निर्भर करती है? वो करती है तापमान पर निर्भर। तो सिक्स्थ का होगा ऑप्शन फर्स्ट तापमान। सेवंथ क्वेश्चन है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। आपके ऑप्शन है समूह चर्चा, सेकंड है पोस्टर बनाना, थर्ड है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करना, और फोर्थ है कक्षा में बहस आयोजित करना। तो पेड़ों के संरक्षण के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे अच्छी रणनीति होगी?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कि बच्चों को एक पौधा अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करे। इससे बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चों को हस्तपरक अनुभव मिलेगा, बच्चे खुद करके ज़्यादा सीखते हैं और इससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो 7th का होगा ऑप्शन थर्ड। 8th क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, इससे बच्चे को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। सेकंड है, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। थर्ड है, इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। और फोर्थ है, इसने समुदायों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। आपको बताना है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को एक समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया जिससे उनके जो पड़ोस के लोग हैं पीड़ित थे जिस बीमारी से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी रणनीति है जो प्रासंगिक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। तो 8th का होगा ऑप्शन थर्ड। 9th क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, सेकंड है अन्वेषण दृष्टिकोण, थर्ड है मानववादी दृष्टिकोण और फोर्थ है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अन्वेषण दृष्टिकोण, क्योंकि जो शिक्षिका है वो समाचार पत्रों का यूज करके, अलग अलग चीज़ों का यूज करके बच्चों को इस जो ये अवधारणा है इससे अवगत कराने का प्रयास कर रही है, इसको समझाने का प्रयास कर रही है। तो बच्चे इनके नई नई चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का अन्वेषण करके, यानी कि खोज करके इनको सीखेंगे। तो 9th का होगा ऑप्शन सेकंड। 10th क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। आपके ऑप्शंस है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। सेकंड है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। थर्ड है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। और फोर्थ है यह सस्ता और सुलभ है। आपको बताना है कि जो समुदाय यानी कि कम्युनिटी है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है शिक्षण और अधिगम का। तो ये क्यों है? क्योंकि जो कम्युनिटी है ये वास्तविक परिस्थितियों में सिखाने के अवसर प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 11th क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। आपके ऑप्शंस हैं वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, सेकंड है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, थर्ड है पाठ्यचर्या से बाहर जाना और फोर्थ है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उससे बाहर की नॉलेज भी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए। तो 11th का होगा ऑप्शन फोर्थ। इसमें जितने भी आपको आंसर्स मैं बता रही हूँ ये सभी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही है। तो 11th का ऑप्शन फोर्थ हुआ आंसर। 12th क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आपके इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं आपको ये बताना है।
ऑप्शन फर्स्ट है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। सेकंड है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। थर्ड है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। और फोर्थ है परिवार की परिभाषा गलत है। तो 12th का होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या फिर गतिविधियां हैं। आपके ऑप्शन है चित्र पढ़ना, सेकंड है फील्ड भ्रमण, थर्ड है शामपट्ट का उपयोग और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गतिविधि या फिर गतिविधियां ईवीएस की कक्षा में, ईवीएस की जो कक्षा है उसकी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी, यानी कि चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और शामपट्ट का उपयोग। ये सभी जो गतिविधियां हैं ये ईवीएस की कक्षा की ही गतिविधियां हैं। 14th क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। आपके ऑप्शंस है एकीकृत, समावेशी, व्यक्तिगत या फिर उपरोक्त सभी। जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम है वो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, कैसे? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि एकीकृत हो, वह समावेशी हो, सभी का उसमें समावेश हो और वह विषयगत हो। तो ये सभी इसमें ऑप्शन सही है। तो 14th का होगा ऑप्शन फोर्थ। 15th क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक बनाना और संवेदनशील बनाना है। आपके ऑप्शन है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। सेकंड है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। थर्ड है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है और फोर्थ है कि यह एक अवैध कार्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में सपेरों पर अध्याय है उसका उद्देश्य है कि बच्चों को इस चीज़ से जागरूक कराया जाए, इस चीज़ से संवेदनशील बनाया जाए कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो 15th का होगा ऑप्शन सेकंड। यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।